पर उसे टकरा देती है। एफरीन गुस्से में पलटती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पर जैसे ही वो चेहरा देखती है उसकी आंखें चौड़ी रह जाती। सिल्विया वॉन जोसेफिन एलाडे। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए टकराती हैं। सिल्विया बस एक ठंडी नजर डालती है और यूं गुजर जाती है जैसे एफरीन को जानती ही ना हो। एफरीन वहीं ठिठक जाती है। दिल में पुरानी यादें उभर आती हैं। हाउस एलाडे। 10 साल पहले उन्होंने उसके परिवार को चारों तरफ से घेर लिया था क्योंकि उन्हें डर था कि एफरीन बहुत आगे निकल जाएगी। और आज वही सिल्विया ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो अजनबी हो। सोच में डूबी थी, तभी उसका बनाया हुआ मैजिक स्ट्रक्चर हिलने लगता है। हवा भारी हो जाती है, माना खींचने लगता है जैसे कोई उसे खा रहा। वो नजर उठाती और सामने देखती है सिल्विया, जिसने एक विशाल जादुई संरचना बना दी है। एफरीन की तुलना में 1000 गुना बड़ी। एफरीन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। उसकी सारी मेहनत सिल्विया की एनर्जी के तूफान में बिखर गई थी। सिल्विया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपना काम करती जा रही थी, शांत, गंभीर और पूरी तरह अनदेखा करती हुई। एफरीन का खून खौल उठता है। देखती हूँ अब कितनी बड़ी बनती है, वो चिल्लाती है। तू वही सिल्विया है ना, वो जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर समझती थी। सिल्विया धीरे से सिर उठाती है और बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहती है, नाम सुना है तेरा, सुना था, वो बेकार नोबल मर गया, वो मर गया। सुनते ही एफरीन की आंखें खून से भर जाती हैं। मेरे पिता के बारे में ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में? वो गुस्से में हवा में उछलती है। उसकी मुट्ठी के चारों ओर जादुई रोशनी सुलगती है। पूरा मैदान कांप उठता है। वो सिल्विया की तरफ सीधी झपटती है। अपने शब्द वापस ले सिल्विया। सिल्विया की आंखों में झिझक की एक झलक आती है, पर वो तुरंत एक बैरियर कॉन्जर करती है और फिर टक्कर होती है, इतनी तीव्र कि हवा फट जाती है। छात्र अपने कान ढकते हैं, कुछ पीछे गिर जाते हैं। जब धुआं छोड़ता है, लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। सब ठीक तो है? स्टूडेंट्स हाँफ रहे हैं और बीच में एफरीन दिखाई देती है। उसका बायां हाथ कस कर सिल्विया के सिर को पकड़ चुका है। आंखों में ज्वाला, गले से निकलती दहाड़। कैसे हिम्मत की तूने मेरे फादर के बारे में वो घिनौनी बात कहने की? सिल्विया की आंखें डर और हैरानी से फैल जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ बोले, एफरीन की नजर पीछे जाती है। एक अजीब सी डार्क लाइट आसमान में घूम रही है, जैसे किसी ने हवा को ही फाड़ दिया हो। स्टूडेंट्स घबरा उठते हैं। वो क्या है? वो वॉइड है क्या? ठीक उसी जगह पर जहां उनकी माना टकराई थी, वहां अब स्पेस खुद टूट चुका है। एक गहरा निगलता हुआ वॉइड सब कुछ अपने अंदर खींच रहा है। हवा भारी हो जाती है, जमीन कांपती है। एफरीन अपनी पूरी ताकत से जादू को रोकने की कोशिश करती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, वेन्स नीली पड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। फिर सब कुछ चुप हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई दबाव नहीं। एफरीन धीरे धीरे आंखें खोलती और उसके सामने खड़ा है एक लंबा, नब्बे तुले अंदाज वाला आदमी। रॉयल अटायर में, उसका चेहरा ठंडा, आंखें चमकदार। वो है प्रोफेसर डेकुलेन। पल भर में उसने उस वॉइड को रोक दिया, स्पेस को स्टेबलाइज कर दिया और हवा में तैरते मेटल फ्रैगमेंट्स को आइस मैजिक से थाम लिया। फिर उसने उन बर्फ के टुकड़ों को हवा में नचाया। टेलीकिनेसिस मैजिक। स्टूडेंट्स के मुंह खुले रह गए। एफरीन खुद भी उसकी जादुई फिनेस देखकर दंग रह गए। जादू कभी इतना मेस्मराइजिंग नहीं लगा। फिर डेकुलेन की ठंडी आवाज गूंजी, लेक्चर खत्म। बाकी सब निकलो सिवाय उन 2 ट्रबल मेकर्स के। उसकी नजर सीधी सिल्विया और एफरीन पर जाती। एफरीन का चेहरा जम जाता है। वो नजारा साफ कह रहा है, ओह नो, अब तो गया काम से। अब सीन बदलता है। इंट्रोगेशन रूम की ठंडी हवा में डेकुलेन शांत बैठा है। उसके सामने राइट और रैन स्पिरिट स्टडीज और सपोर्ट स्टडीज के प्रोफेसर्स और साथ में यूनिवर्सिटी की चेयरवुमैन एडेलिन सिगेलन। सबकी नजरें एक ही लड़की पर हैं, एफरीन। तुमने हाउस इलाइट की एक लेडी पर हाथ उठाया। रेड की आवाज गूंजती है। एफरीन सिर झुकाए चुप है। हर शब्द उसके खिलाफ जा रहा है। किसी के लिए वो बस एक नोबडी है, एक फॉलन नोबल्स जिसकी कोई पहचान नहीं। लेकिन डेकुलेन भीतर ही भीतर कुछ सोच रहा है। वो जानता है इस मीटिंग का नतीजा पहले से तय है। इलाइट की बेटी बनेगी विक्टिम और एफरीन बनेगी कल्प्रिट। लेकिन उसे कुछ अलग महसूस हो रहा है। एफरीन के शरीर से रिश्ती वो स्कारलेट एनर्जी, वो ऊर्जा जो एक विलन्स फेट को चिन्हित करती है, वो भाग्य जो कहता है दुनिया चाहती है कि तुम मर जाओ। डेकुलेन की आंखें गहरी हो जाती हैं। अगर मैंने इसे अभी नहीं संभाला तो मेरी अपनी मौत भी पास आती जाएगी। जैसे ही डिसिप्लिनरी मीटिंग शुरू होती है, प्रोफेसर रिलिन गुस्से से उठता है। तुम्हारी वजह से स्टूडेंट्स की जान जा सकती थी। एफरीन बस सिर झुकाकर कहती, मैं वजह नहीं बता सकती। ये जवाब सबको और नाराज कर देता है, पर उसके भीतर एक ही डर है। वो अपने इरादे छुपाना चाहती है ताकि डेकुलेन को पता न चले कि असल में वो उसी को निशाना बना रही है। उसके दिमाग में अब भी गूंज रही हैं सिल्विया की वो जली हुई बातें, वो जहर जो उसने उसके फादर के लिए उगला। एफरीन चुपचाप कुर्सी पर झुकी बैठी है, होंठ बंद, दिल धड़कता हुआ, क्योंकि उसे मालूम है यहाँ कुछ भी बोलना मतलब अपनी पूरी प्लान को बर्बाद करना। वो जानती है उसकी असली टारगेट सामने बैठा है। अगर उसने जरा भी मुंह खोला तो खेल खत्म। इसलिए वो सब कुछ सह रही है, ताने, गालियां और वो जलता हुआ अपमान। रिलन की आवाज फिर गूंजी, क्या तुम्हें अपने स्टेटस से जलन है लड़की? भूल मत, वो नोबल है और तुम बस एक कॉमनर। हर शब्द उसके सीने में चुभता है, लेकिन एफरीन कुछ नहीं कहती, बस निगाह झुकाकर सब सुनती रहती है। अब बारी आती है सिल्विया की। वो मीठी सभ्य आवाज में बोलती है, ये मेरी गलती थी, मैंने गलती से एफरीन का काम बिगाड़ दिया। बस बहस बढ़ गई और बस
पलट गया पूरा माहौल। सारे प्रोफेसर्स के सामने सिल्विया अब इनोसेंट एंजल बन चुकी है और ईफेरिन अब वो एक इरेशनल अटैकर। रीलेन और बाकी प्रोफेसर्स उस पर टूट पड़ते हैं। क्या तुम्हें गुस्सा काबू में नहीं रहता? ऐसी स्टूडेंट को निकाल देना चाहिए। एफिरिन का सिर नीचे झुका हुआ, हर इंसल्ट उसके कानों में गूंजता है। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, सबकी उंगलियां उसी पर है। वो अकेली है, अपने पिता के बिना, अपने नाम के बिना, जैसे पूरी दुनिया ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया। उसके मन में एक ही थॉट उबल रहा है, सब कुछ इस प्रोफेसर की वजह से। वो डेकुलैन ही मेरी तबाही की जड़ है। एडलाइन, यूनिवर्सिटी की चेयरवुमन, आखिर बोलती है। सभी प्रोफेसर्स का मत एक जैसा लगता है। अब हम प्रोफेसर डेकुलैन की राय सुनते हैं। ईफेरिन का दिल थम जाता है। वो समझ चुकी है, अब उसकी बारी है एक्सपल्शन लेटर सुनने की। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। डेकुलैन धीरे से खड़ा होता है। उसकी काल्म भारी आवाज कमरे में फैलती है। चेयरवुमन, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। डेकुलैन कहता है, मुझे लगता है सिल्विया भी इस घटना की उतनी ही जिम्मेदार है। पूरा कमरा सन्न। सिल्विया और एफिरिन दोनों की आंखें चौड़ी रह जाती। वो चाहती तो इस हादसे को रोक सकती थी। डेकुलैन आगे कहता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्या इलाइड घराने की प्रतिभा हीट ऑफ द मोमेंट में इतनी कमजोर पड़ जाती है? सिल्विया का सिर झुक जाता है। वो कांपती आवाज में कहती है, मैंने जानबूझकर रोकने की कोशिश नहीं की। मैं चाहती थी कि एफिरिन मुसीबत में पड़े। पूरा कमरा हिल जाता है। एफिरिन का मन उलझन में पड़ जाता है। ये क्या कर रहा है? वो मेरी तरफ क्यों बोल रहा है? रेलन तुरंत पलटवार करता है, वो फिर भी विक्टिम है डेकुलैन। दोष अटैकर पर ही आएगा। लेकिन डेकुलैन मुस्कुराकर जवाब देता है, तो क्या हमें प्रोफेसर के रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आखिर वो लेक्चर मैंने ही तैयार किया था, जहां मेरी मौजूदगी की जरूरत ही नहीं थी। रीलन के चेहरे पर पसीना झलक जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता। एफिरिन बस अवाक देखती रहती है। वो आदमी जिसे वो अपना दुश्मन समझती थी, आज उसके लिए दूसरे प्रोफेसर को कुचल रहा है। एडेलाइन आखिर फैसला सुनाती है, ये मामला इतना गंभीर नहीं है। स्टूडेंट्स के बीच ऐसे टकराव होते रहते हैं, इसलिए किसी पर भी सजा नहीं दी जाएगी। दोनों अपने डॉर्म वापस जाओ। लेकिन एफिरिन का मन उलझन में है। वो तो पूरी तरह तैयार थी अपनी एक्सपल्शन सुनने के लिए, और अब कुछ नहीं हुआ। वो सोच में डूब जाती। ये आदमी आखिर खेल क्या खेल रहा है? मीटिंग खत्म होते ही प्रोफेसर रांड मुस्कुराता है। डेकुलैन, तुम्हारा पर्सपेक्टिव वाकई अलग है। लेकिन डेकुलैन का ध्यान कहीं और है। वो मुड़ता है। एफिरिन उसे देख रही। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, प्रोफेसर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एफिरिन धीरे धीरे अपने भीतर उस नाम को दोहराती है, लूना। अगर ये आदमी सच में उसके पिता को याद करता है, उस इंसान को जिसे उसने जिंदा रहते हुए तोड़ा, इतना कि उसने अपनी जान तक ले ली, तो फिर ये वही डेकुलैन है, उसके बदले का असली निशान। वो गहरी सांस लेती है, अपने डर को दबाती है। क्या ये अब भी याद करता है मेरे पिता को, या फिर उसके लिए वो बस एक नाम था जो अब मिट चुका है? लेकिन डेकुलैन हमेशा की तरह शांत। वो बस मुस्कुराता है और कहता है, बीते वक्त की बातों में उलझकर खुद को मत रोकना मिस लूना। इतना कहकर वो उठता है, अपनी कोट झाड़ता है और कमरे से चला जाता है। एफिरिन वहीं बैठी रह जाती है। दिल धड़क रहा है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान है। तो उसे याद है, उसने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि उसे अफसोस है। उसकी नजर झुक जाती है, पर उसके होंठों पर संतोष की हल्की झिलमिलाहट है। कम से कम वो गुनहगार भूल नहीं पाया। बस यही जानकर उसका दिल कुछ हल्का हो गया। इसी पल डेकुलैन के डेथ प्रिवेंशन पॉइंट्स में दो और जुड़ जाते हैं। सीन बदलता है। अब हम देखते हैं सिल्विया को अपने पिता गिल्टियन यानी इल्लैड परिवार के मुखिया के सामने। वो एक एस्पर मेज है और उसकी निगाहें हमेशा ठंडी और कैलकुलेटिव। सिल्विया सब बताती है, कैसे एफिरिन के साथ उसका टकराव हुआ और कैसे प्रोफेसर डेकुलैन ने बीच में दखल दी। गिल्टियन धीमी आवाज में कहता है, एफिरिन लूना, वो लड़की तो अपनी चमक बहुत पहले खो चुकी थी। 10 साल पहले एप्टीट्यूड एग्जाम के दौरान। 10 साल पहले दोनों लड़कियां पहली बार आमने सामने खड़ी थी। वो पल अब भी जिंदा है। टेस्टिंग चैम्बर में जब मॉनिटर ने उनकी मन्ना मापी तो मशीन पागल हो, सुई घूमती रही, रीडिंग रुक ही नहीं रही थी। सब चौंक गए क्योंकि ये दोनों आर्चमेज लेवल पोटेंशियल रखती थी। आर्चमेज, वो नाम जो सम्राटों तक को झुकने पर मजबूर कर। इतिहास में हर युग में बस 3 लोग इस स्तर तक पहुंचे हैं और उनके नाम पत्थर पर लिखे जाते हैं हमेशा के लिए। इस युग में भी 3 सीट्स हैं। दिमिर्किन एक ले चुका है, एडेलाइन दूसरी की कैंडिडेट है और आखिरी सीट उसके लिए अब लूना फैमिली और इलाइड फैमिली के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। गिल्टियन ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी बेटी को वो सीट मिलनी ही चाहिए, भले इसके लिए किसी का परिवार खत्म क्यों ना करना पड़े। वो धमकी याद है जब इलाइड परिवार ने एफिरिन के घर को सैनिकों से घेर लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि लूना उसे एकेडमी में दाखिला न दिला सके। सिल्विया को सब पता है। वो जानती है कि उसके पिता ने क्या किया और क्यों किया। वो भी चाहती थी वो आर्चमेज थ्रोन हर कीमत पर, लेकिन एफिरिन के वो शब्द, वो नजरिया, वो गर्व अब भी उसे भीतर तक चुभते हैं। गिल्टियन आगे कहता है, मुझे उस लड़की की नहीं, प्रोफेसर डेकुलैन की चिंता है। वो आदमी कभी जीनियस था। अगर उसने फिर से उड़ान भरी तो कोई नहीं रोक पाएगा उसे। सिल्विया चुपचाप सिर झुका लेती है क्योंकि वो खुद ये बात पहले ही महसूस कर चुकी है। वो एक्सप्लोजन याद है जहां उसने एफिरिन की माना को मिटाया, लेकिन साथ ही एक ट्रैप भी सेट किया था, एक वॉइड जो उनकी माना क्लैश के बाद फटने वाला था। वो ट्रैप इतना सावधानी से बनाया गया था कि कोई देख ही ना सके, लेकिन डेकुलैन ने तब जो नजर डाली थी वो सीधी उसकी आत्मा तक उतर गई थी। वो समझ गया था सब कुछ, ट्रैप, सेटअप, मोटिव, सब कुछ। फिर भी उसने दोनों को बचाया। एक तीसरा रास्ता चुना, वो नजर, वो ठहराव, दरअसल एक वार्निंग थी, एक चुपचाप दिया गया इशारा, मेरे खेल के नियमों में रहो। उसने शुरू में तो डेकुलैन की काबिलियत को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन अब वो सोचने लगी थी
ये आदमी असल में है कौन। कुछ दिन यूं ही निकल गए और अब हम देखते हैं डिकुलेन का एकदम शानदार अंदाज। ये आदमी लिटरली ब्रूस वेन की जिंदगी जी रहा है। क्लासी सूट्स, एक्सपेंसिव स्टाइल, अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ पूरे कॉन्फिडेंस में। उसके चेहरे पर वही ठंडी सी मुस्कान जो बताती है कि वो अपने फैसले से पूरी तरह खुश है। एफिरिन की मदद करना उस वक्त उसका सबसे सही कदम था, क्योंकि उस एक डिसीजन से उसने ना सिर्फ अपने लिए एक डेथ रूट मिटा दिया बल्कि स्टोर करेंसी भी बढ़ा ली। हाँ, उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एफिरिन इतनी जल्दी सामने आ जाएगी, पर पहले एनकाउंटर से ही उसने समझ लिया था वो लड़की शुरुआत से ही हॉस्टाइल थी। और अब जबकि उसने सिल्विया को भी अपना दुश्मन बना लिया है, फिर भी ये कदम इस वक्त का सबसे सही मूव था। थोड़ा आगे बढ़ते हुए डेकुलेन वैसे तो सोशल इवेंट्स में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन स्टोर पॉइंट्स के लालच में वो मौका हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता। आखिर उसे एक साइड क्वेस्ट मिला था फ्लावर ऑफ न्यू ईयर इवेंट अटेंड करने का, जिससे उसे हाफ पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकता था। फिलहाल उसके पास 5 करेंसी पॉइंट्स चाहिए शॉप तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो फिलहाल मेन कैरेक्टर से इंटरेक्शन पर ध्यान दे रहा है। गाड़ी रुकती है और डिकुलेन पहुंचता है अपनी डेस्टिनेशन पर। एक रॉयल सी पार्टी में जगह पर सिर्फ नोबल्स हैं, उनकी महंगी हंसी, चकाचौंध और चमकती हुई आंखें। वो अंदर कदम रखता है और सब उसे सम्मान के साथ ग्रीट करते हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पर जिनसे इंटरेक्शन करना वाकई जरूरी है। उनमें से एक नाम बाकी सब पर भारी था, आई हेल्म। वो वही कैरेक्टर था जिसे किम वू जिन ने खुद गेम में मॉडल किया था। डेकुलेन मन ही मन सोचता है आना तो सही हुआ, शायद काम बन ही जाए। लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी अचानक उसका नाम पुकार देता है, प्रोफेसर डेकुलेन। और बस पूरा हॉल उसकी तरफ मुड़ जाता है। हर नजर अब उसी पर टिक जाती है। कुछ ही सेकंड में पार्टी गूंज उठती है, चीयर्स, क्लैप्स और एक्साइटमेंट से। वो ठंडा और कॉन्फिडेंट फील जो डेकुलेन को कुछ वक्त पहले तक था, अब एक पल में टूट चुका था। तभी किसी कोने से उसे एक नाम सुनाई देता है, गनेसा। वो तुरंत उस आवाज की दिशा में बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कहानी में कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे इंटरेक्शन नहीं किया तो बहुत कुछ हाथ से निकल सकता है। वो क्राउड को ध्यान से स्कैन करता है, पर गनेसा दिखाई नहीं देती। उसका दिल थोड़ा बेचैन होने लगता है। अब तो ये चांस हाथ से गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो डरावनी एडवेंचरर उसके ठीक पीछे खड़ी है। इस वक्त कहानी में वो 5वीं सबसे ताकतवर कैरेक्टर के तौर पर जानी जाती है। डेकुलेन उसे आखिरकार ऊपर बैल्कनी पर देख लेता है, स्कारलेट बाल, ठंडी निगाहें और रॉयल पोस्चर में खड़ी हुई। वो तुरंत कदम तेज करता है, लेकिन तभी आई हेल्म बीच में आ जाता है, उस पल पर जब उसे सबसे ज्यादा जल्दबाजी थी। आई हेल्म रॉयल पैलेस का एक्सक्लूसिव मेज है, मोनार्क रैंक यानी डेकुलेन के बराबर। वो हंसते हुए प्रोवोक करता है, अरे महान प्रोफेसर को मेरा नाम अब भी याद है। फिर बिना वक्त गंवाए वो रिसर्च की बात छेड़ देता है और कुछ बदनाम रूमर्स का जिक्र करता है। वो ताना मारता है, 3 साल से तुम्हारा रिसर्च रुका हुआ है, लोग अब तुम्हारी एबिलिटीज पर शक करने लगे हैं। कितना बेशर्म आदमी है, आदमी के मुंह पर खड़ा होकर इंसल्ट कर रहा है। असल में आई हेल्म और डेकुलेन एक वक्त पर यूनिवर्सिटी के साथी थे, पहले काफी करीब थे, लेकिन जब डेकुलेन हेड प्रोफेसर बना, जेलसी ने आई हेल्म को अंदर तक खा लिया। अब वही जलन उसी की जबान से झर बनकर निकल रही थी, लेकिन डेकुलेन एकदम शांत, कूल एज अ क्यूकम्बर, ना कोई गुस्सा ना कोई जवाब, क्योंकि सच तो ये है रूमर्स में झूठ कुछ था ही नहीं। वो बस मुस्कुरा देता है, जैसे कह रहा हो जो कहना है कह लो। लेकिन तभी उसकी नजर घूमती है और शॉक, गनेसा वहां से जा चुकी है। बेचारा बस एक ही काम के लिए आया था आज, उसे मिलना, और अब वो मौका उस मूर्ख की बकवास में चला गया। डेकुलेन झुंझलाते हुए उसके पास से गुजरता है और बिना पलटे कहता है, तू सड़ा हुआ चीज का टुकड़ा है। और सच कहूं, ये इंसल्ट इतनी परफेक्ट थी कि अब से मैं उसे बस एक ही नाम से पुकारूंगा, रॉटन चीज। प्रोफेसर अब एक शब्द भी नहीं बोलता, बस चुपचाप उस भीड़ से निकल जाता है ताकि गणेश से मिल सके, क्योंकि अगर वो निकल गई तो शायद ये मौका फिर कभी न मिले। उसकी पूरी योजना अब गड़बड़ा चुकी थी, सब कुछ बिखर रहा था। उधर पार्टी में लोग इधर उधर